नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 15 सितंबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। वैसे तो आज और भी आर्टिकल्स हैं, बट मैं आपके साथ 4 शॉर्टलिस्ट करके डिस्कस कर रहा हूं। पहला आर्टिकल है पावरिंग अहेड इन द फ्यूचर। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट के बारे में काफी अच्छी इंफॉर्मेशन दी हुई है, स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू टू व्हीलर्स। हमारे देश में इस समय पे टू व्हीलर का जो इलेक्ट्रिक मार्केट है वो कितना अच्छा है, उसमें कितना अच्छा पोटेंशियल है। ओवरऑल देखा जाए तो 2025 तक और 2030 तक हम कुछ स्टेप्स लेके कैसे अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट को और अच्छा कर सकते हैं, दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज के एट पार लेके आ सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बहुत अच्छे व्यू पॉइंट्स दिए हुए हैं। मैं कहूंगा आज का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है विद रिस्पेक्ट टू कंक्रीट स्टैटिस्टिक्स। फिर एक आर्टिकल है अफगानिस्तान द शेप ऑफ थिंग्स टू कम, तो इसके बारे में एक छोटी मोटी बातचीत कर लेंगे। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको बताए हुए हैं, कुछ पॉइंट्स यूनिक भी हैं, तो इसको एक बार के लिए देख लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे क्रैकिंग द whip। यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन शुड नॉट बकल टू प्रेशर फ्रॉम आयरेट एंटी वैक्सीन कैंपेनर्स। देखिए, यूएसए में जो बाइडेन ने कोरोना को कंट्रोल करने के लिए काफी स्टेप्स लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग है विद रिस्पेक्ट टू द हैंडलिंग ऑफ कोरोना, वो अप्रूवल रेटिंग अच्छी नहीं बताई जा रही। जो बाइडेन को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू कोरोना हैंडलिंग। तो अच्छा काम करने के बावजूद भी जो बाइडेन को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इसके बारे में एक व्यू पॉइंट दिया हुआ है, इसको देखेंगे। और सबसे खास बात यह है कि क्लाइमेट चेंज की जब भी बात होती है पूरी दुनिया में, इंडिया पे स्पेसिफिकली फोकस किया जाता है, क्योंकि चाइना और यूएसए के बाद तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस एमिटर इंडिया है। अब बात यह है कि जो भी ग्रीन हाउस गैस स्पेस बचा हुआ है, अगर हम अपनी आबादी देखें और हिस्ट्री में अपने हिस्टोरिकल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस देखें, तो इंडिया को मेजॉरिटी ऑफ द ग्रीन हाउस स्पेस मिलना चाहिए। बट प्रॉब्लम यह है कि अब इन्वायरमेंट चेंज और क्लाइमेट चेंज की जो स्थिति है वो इतनी खराब हो चुकी है इंडिया के अंदर कि ज्यादा स्कोप बचा नहीं है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का। तो इस रिस्पेक्ट में इंडिया को बहुत सारी हेल्प की जरूरत है। तो यूएस की तरफ से अभी कुछ स्पेसिफिक हेल्प के एश्योरेंसेज आए हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे बात की गई है। ओवरऑल ये जो आपकी नवंबर में सीओपी मीटिंग होने वाली है, सीओपी 26 कॉन्फ्रेंस जो होगी नवंबर में, इसमें क्या क्या बातचीत हो सकती है, हमारे देश में क्या क्या हुआ है एनवायरमेंट को लेके, इसके बारे में एक दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और चैलेंजेस क्या हैं, इंडिया के लिए क्यों जरूरी हो जाता है ओवरऑल इस इन्वायरमेंटल सिनारियो को अडॉप्ट करना। हालांकि ऐसा नहीं है कि एनवायरमेंटल सिनारियो हम अडॉप्ट कर लेंगे तो तुरंत सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तुरंत कुछ अच्छा नहीं होने वाला, चूंकि चीजें काफी बिगड़ चुकी हैं। एक ये भी आर्टिकल देखेंगे और एक आर्टिकल चलिए ये भी डिस्कस कर लेंगे। टोटल 5 आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं। बिहाइंड द ग्रेट इंटरनेट शटडाउन। इंटरनेट शटडाउन को लेके सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है, हमारे देश में सरकार ने किस प्रकार से इररिस्पॉन्सिबल तरीके से इंटरनेट शटडाउन किया है, इसके बारे में यहाँ पे ऑथर ने व्यू पॉइंट दिए हैं। उससे हमको इकोनॉमिक नुकसान क्या हुआ है, उसका आप कह सकते हो कि सोशल और साइकोलॉजिकल आउटफॉल क्या है, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे बातचीत करी गई है। और सबसे खास बात यहाँ पे ये बताया गया कि सरकार जब इंटरनेट शटडाउन लगाती है तो उसका कोई ऑर्डर नहीं पब्लिश करती है। जब तक एक इंटरनेट शटडाउन का ऑफिशियल ऑर्डर नहीं पब्लिश हुआ, तब तक उसके अगेंस्ट अपील करना मुश्किल हो जाता है। तो क्या क्या बातें बताई यहाँ पे तन्मय सिंह साहब, आनंदिता मिश्रा और कृष्णेश भगत ने, इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये 5 आर्टिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छी इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है। हालांकि इंटरनेट शटडाउन वाला जो आर्टिकल है ना, इसमें आप कह सकते हो कि थोड़ा, अगर आप इसको किसी भी फॉर्म में लिखोगे एंटी गवर्नमेंट दिखेगा, तो आप स्टैटिस्टिक्स को नोट करना, बाकी सब चीजें कहानी की तरह सुन लो। तो अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं और उसके बाद अपने डिस्कशन पे मूव ऑन करते हैं। हमें ज्वाइन किया है भावना नेगी ने, देन बबीना मोहालिक ने हमको ज्वाइन किया है, आकाश मिश्रा ने हमको ज्वाइन किया है, रूबी केवत ने हमको ज्वाइन किया है। रूबी केवत का ये 4th मंथ एज अ मेंबर, वेलकम बैक रूबी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। देन एल्बर्ट फ्रांसिस ने हमको ज्वाइन किया, एल्बर्ट फ्रांसिस का भी ये 4th मंथ एज अ मेंबर, अ वेरी वेरी वॉल वेलकम बैक एल्बर्ट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। शगुन सिंह ने हमको ज्वाइन किया है, अदिति सिंह रघुवंशी ने हमको ज्वाइन किया है, सुशील कुमार सिंह ने हमको ज्वाइन किया है, और धनराज गिट्टे ने हमको ज्वाइन किया है। सो धनराज गिट्टे, सुशील कुमार सिंह, अदिति सिंह रघुवंशी, अदिति सिंह रघुवंशी, शगुन सिंह, एल्बर्ट फ्रांसिस 4th मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक एल्बर्ट। रूबी केवत 4th मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक रूबी। आकाश मिश्रा, बबीना मोहालिक and Bhavna Negi. I welcome you all guys and girls for joining this channel and for the consistent support. Thank you so much for joining. आपके ज्वाइन करने से काफी मदद मिलती है। Once again, welcome back. चलिए भाई, आज के इस एडिटोरियल डिस्कशन को शुरू करते हैं। काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, काफी सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है,
और एडिटोरियल तो देखिए सुनने में मजा आता है, हालांकि एडिटोरियल उन लोगों को सुनने में मजा आता है जो थोड़ा एनालिटिकल व्यू पॉइंट रखते हैं, ठीक है ना, जिनको सिर्फ फैक्ट्स जानने एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से उनको उतना मजा नहीं आएगा। भाई वीडियो पे अगर लाइक और शेयर का बटन ना दबाया हो तो भाई दबा देना, चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर अब तक नहीं किया है तो शुरुआत करते हैं किसके साथ, पॉजिटिव क्लाइमेट के साथ। एंगेजमेंट विद द यूएस शुड हेल्प इंडिया एक्सपेंड मिटिगेशन एडेप्टेशन एक्शन। देखिए इंडिया दुनिया में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस एमिटर है। अब इसके चलते पेरिस एग्रीमेंट के चलते, पेरिस एग्रीमेंट में भी और आप कह लो कि इंटरनेशनल जो प्रेशर आ रहा है इंडिया के ऊपर वो बहुत ज्यादा है। फ्यूचर कार्बन एमिशंस इंडिया कितने कम करेगा ये इंटरनेशनल डिबेट का एक बहुत बड़ा पार्ट है। क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, फ्रांस, इंग्लैंड, यूएसए जैसी, वो बोलती है भाई इंडिया कहां से पीछे हटेगा। इंडिया बोलता है कि हमने पास्ट में एमिशन नहीं किया। फ्रांस, इंग्लैंड और यूएस जैसी कंट्रीज बोलती है अरे पास्ट छोड़ो यार, अभी की बात करो, ग्लोबल कार्बन बजट हमारे पास बचा नहीं है। तो इसके चलते एक बहस सी चढ़ गई है डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में। और बात यह है कि मैनोवरिंग का रूम कम है हमारे पास, क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्ड टेम्परेचर्स हो रहे हैं, कैलेमिशियस वेदर इवेंट्स आ रहे हैं। आप देख सकते हो कि इंडिया में भी साइक्लोन्स और ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्लियर कट हमको डेली बेसिस पे नजर आ रहा है। तो इंडिया के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है कि सबसे पहले तो आप एक डेट बताइए टू अचीव नेट जीरो एमिशंस। चाइना जैसी कंट्रीज ऑलरेडी अपनी डेट बता चुकी हैं, हालांकि इनकी डेट 2060 है, आज से लगभग 40 या फिर कह लीजिए 39 ईयर्स बाद में। इंडिया ने अब तक अपनी नेट जीरो डेट नहीं बताई है। हमने बहुत सारे टारगेट्स बता दिए पर हमने ये नहीं बताया है कि हम नेट जीरो एमिशंस कब करेंगे। हालांकि दुनिया भर की कंट्रीज हमारे ऊपर प्रेशर डाल रही है। हमारा सिंपल सीन ये है कि या तो डेवलप्ड कंट्रीज हमारी मदद करें, पूरे के पूरे ग्लोबल कार्बन स्पेस को ये डेवलप्ड कंट्रीज इस्तेमाल कर चुकी हैं, तो या तो हमारी मदद करो ओवरऑल नेट जीरो होने में, एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज को लाने में। नहीं ला रहे हो तो फिर हमसे कैसे पूछ रहे हो कि हम अपना नेट जीरो डेट बता दें, और हम काफी कुछ कर रहे हैं ओवरऑल अपने कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए। तो पेरिस पैक्ट के अंदर अगर इंडिया एक नेट जीरो प्लान दे देता है तो इंडिया को फिर उसे अवॉइड करना पड़ेगा। इंडिया के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ेगा और उसकी बहुत एक्सपेंसिव चॉइसेस होंगी, क्योंकि अगर हमने एक नेट जीरो की डेट बता दी तो आगे हमको अपने डेवलपमेंटल प्लान को उस हिसाब से इवॉल्व करना पड़ेगा, जो कि काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब ओवरऑल देखिए इंटरनेशनल हेल्प इंडिया के पास आ रही है, खासकर यूएस की तरफ से हेल्प आ रही है। इसको मैंने कल करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया था। यूएस स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर क्लाइमेट जॉन केरी इंडिया में आए और इन्होंने बोला कि यूएस की तरफ से फाइनेंसिंग की भी मदद आएगी और टेक्नोलॉजी की भी मदद आएगी, ताकि इंडिया में रेन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ाया जा सके। यूएस जैसी कंट्रीज भी ये समझ रही हैं कि अगर इंडिया में आप रेन्यूएबल एनर्जी के रिस्पेक्ट में मदद करते हो तो डेफिनेटली इंडिया रेन्यूएबल एनर्जी की प्लांट लगाएगा, सोलर प्लांट लगाएगा, हाइड्रो लगाएगा, विंड प्लांट लगाएगा, और इनसे अगर एनर्जी ज्यादा पैदा होती है तो हम कोयला कम जलाएंगे। सीधी बात है भाई, ऑब्वियस है। लेकिन हमें मदद दो। तो यहाँ पे जॉन कैरी की तरफ से स्टेटमेंट आया कि भाई आपको मदद मिलेगी। तो ट्रांसपोर्ट में, बिल्डिंग्स में, इंडस्ट्रीज में इंडिया का जो टारगेट है कि 2030 तक 450 गीगावाट्स की रेन्यूएबल एनर्जी इंडिया में इंस्टॉल होनी चाहिए, इसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है कि यूएस की तरफ से कंक्रीट मदद आने वाली है। और इसके लिए इंडिया यूएस क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी 2030 जो पार्टनरशिप है, इसके भी एसेंस आ जाते हैं। हालांकि जो इंडिया यूएस क्लाइमेट और क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप है पहले ही साइन हो चुकी है। इसको एक पुश मिलेगा भी, ये जो रीसेंट टॉक्स हुए हैं जॉन केरी जब इंडिया में आए थे इसको लेके। प्लस इंडिया की तरफ से और क्या क्या एश्योरेंसेस हैं इसके बारे में कुछ क्लैरिटी मिलेगी जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 कॉन्फ्रेंस होगी नवंबर में ग्लासगो स्कॉटलैंड में। वहां पे जो भी अलग अलग स्टेट्स हैं वो अपने मिटिगेशंस, मतलब ये एमिशंस कितने मिटिगेट करेंगे। चाइना तो देखिए 2060 का ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुका है, इंडिया की तरफ से कोई प्रॉमिस नहीं किया है। अलग अलग कंट्रीज क्लाइमेट लिंक एक्सट्रीम वेदर और एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, इसके लिए एश्योरेंसेस आएंगे आपके नवंबर में। फिर अगर बात की जाए तो 2020 के एंड में ही, जब आप कह सकते हो कोविड-19 ने पूरी दुनिया में तरखाट मचा दिया था, उस समय पे इंडिया ने बोला कि भाई हमने अपने प्रोमिसेस बहुत हद तक पूरे कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा प्रॉमिस था अंडर आवर नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन कि भाई 2030 तक 2030 तक हम अपनी एमिशंस इंटेंसिटी को कम करेंगे 33 to 35% ऑफ जीडीपी। मतलब 2030 तक इंडिया के जो जीडीपी एमिशंस इंटेंसिटी है वो 33 से 35% कम हो जाएगी, और 2020 के एंड तक हम ऑलरेडी 21% कम कर चुके हैं। फिर हमने ये बोला कि 2030 तक हम जितनी भी पावर पैदा कर रहे होंगे 40% रेन्यूएबल एनर्जी से होगी, और ऑलरेडी 2020 तक हमारी टोटल पावर का 37.9% रेन्यूएबल एनर्जी से आ रहा है। तो वी आर वेरी वेल टुवर्ड्स आवर इंटेंडेड प्लान। हो सकता है हम अपने इंटेंडेड प्लान को ओवरशूट भी कर जाएं।
और ये हमारे लिए भी जरूरी है, क्योंकि बात यह है कि इंडिया में इतने सारे साइक्लोन्स आते हैं। अब आपको पता है कि जब साइक्लोन आते हैं, चाहे वो ईस्ट कोस्ट पे आए चाहे वो वेस्ट कोस्ट पे आए, जो भी शहर है ईस्ट कोस्ट के, वेस्ट कोस्ट के, आप मुंबई की बात कर लो, आप उड़ीसा की डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर लो, ये डेंसली पॉपुलेटेड इलाके हैं। तो अगर हमारे कोस्टल इलाकों में साइक्लोन आता है तो जान माल पे खासा कर नुकसान होता है। फिर जो आप कह लो कि बिल्कुल कॉम्पैक्ट स्टेट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में चेन्नई सिटी हो गई, अब यहाँ पे एकदम से अगर पानी बरस गया, तो जब तेज पानी बरसता है तो टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर जस्ट 2 से 3 दिन में बरस जाता है। और अगर प्रॉपर अर्बन प्लानिंग नहीं हुई है तो ये वाटर वहां पे फ्लडिंग कर देता है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम से जूझने के लिए भी फंडिंग चाहिए, पॉलिटिकल कमिटमेंट चाहिए, प्लानिंग चाहिए, और ये इंटरनेशनल हेल्प के बिना हमारे लिए जुटा पाना मुश्किल हो रहा है। तो इंडिया एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए पूरी तरीके से मेहनत कर रहा है। इंटरनेशनल हेल्प भी ऐसा लग रहा है कि इंडिया के पास आएगी। तो क्लाइमेट चेंज को टैकल करना ये हमारे लिए जरूरी है। जितने हमने अपने नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए, ये काफी एम्बिशियस थे और हम उनको बहुत एडवांस में मीट कर लेंगे, इनफैक्ट उनसे ज्यादा ही मीट कर लेंगे। और ये साफ साफ बात क्लियर हो रही है कि अगर इंडिया के पास डेवलपमेंटल हेल्प आती है, पैसा आता है बाहर से इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए, तो हम समय पे अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, अपने टारगेट्स को पूरा कर सकते हैं। ये बात तो तय है। अब कितनी हेल्प आती है, जितना यूएस ने प्रॉमिस किया है, वो कितना अपने प्रॉमिस को पूरा करते हैं, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। प्लस एक और फैक्टर इंडिया में जो कोस्टल इलाकों में घर हैं, जहां पे साइक्लोन वगैरह का खतरा है, उन घरों को लो कॉस्ट इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्लाइमेट रिलेटेड लॉसेस से उनको बचाना, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो इस चीज को भी लेके भारत सरकार क्या कर रही है, इसको देखने की जरूरत है। ओके, अगर पेरिस एग्रीमेंट में हमको कोई ऐसा, आप कह सकते हो, एश्योरेंस मिल जाए डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से, ताकि हम अपने इन इंश्योरेंस प्रोग्राम्स को ओवरऑल अपने जो कोस्टल इलाके में जो घर हैं उनको डिजास्टर से बचाने के लिए अप्रोप्रिएट फंड इकट्ठा कर सकें, तो डेफिनेटली हम वहां के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को इवॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साइक्लोन आया, तो अगर ऐसे घर हो साइक्लोन अफेक्टेड एरिया में जो इतने स्ट्रांग हो कि लोगों को अपने घर से बाहर निकल के किसी सेफ हाउस में जाने की जरूरत नहीं, तो उससे बेटर क्या हो सकता है। लेकिन ऐसे घर बनाने के लिए पैसा चाहिए। कोस्टल इलाकों में लोग झोपड़पट्टियां बना के रहते हैं, अभी झोपड़पट्टी तो पूरी उड़ जाएगी साइक्लोन में। तो इसीलिए ओवरऑल फंड्स चाहिए हमको इस प्रकार के डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, और फंड्स की इंडिया में कमी है, और यही फंड हम डेवलप्ड कंट्रीज से मांग रहे हैं अपने क्लाइमेट टारगेट्स को पूरा करने के लिए। अब डेवलप्ड कंट्रीज पैसा देने को तैयार नहीं है। पास्ट में उन्होंने एमिशंस खूब किए, और एमिशंस कर करके उन्होंने टेररिस्ट नेटवर्क की मदद करी और ओवरऑल दुनिया भर की पॉलिटिक्स में दिमाग लगाया, अब उनके पास भी पैसे नहीं है, तो चीजें यहां पे काफी गड़बड़ा गई हैं। प्लस बात यहां पे ये है कि क्लाइमेट डिजास्टर्स में हीट स्ट्रेस नाम की भी चीज है। हीट स्ट्रेस का एक बड़ा सीवियर इंपैक्ट होता है, बहुत सारे लोगों की जान जाती है, एल्डरली बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं इस हीट स्ट्रेस की वजह से। तो पोस्ट कोविड-19 पॉलिसीज में बिनाइन और ग्रीन डेवलपमेंट की बात करनी है, एक लो एमिशंस फ्यूचर की बात करनी है, जहां पे सेंटर में आप नेचर पे ध्यान दो, और डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट ये करने की कोशिश कर रही है। इंटरनेशनल हेल्प की जरूरत है। इंटरनेशनल हेल्प कितनी आती है वो भाई आगे आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट बात करते हैं क्रैकिंग द whip। यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन शुड नॉट बकल टू प्रेशर फ्रॉम आयरेट एंटी वैक्सीन कैंपेनर्स। इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। रिसेंटली प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बहुत सारे स्वीपिंग वैक्सीन मैंडेट्स किए हैं, मतलब वैक्सीनेशन के प्रोसेस को यूएसए में प्रोएक्टिव लेवल पे इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे नए स्टेप्स लिए हैं यहाँ पे जो बाइडेन साहब ने, डेल्टा वेरिएंट को हराने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इसके बावजूद भी जो बाइडेन की रेटिंग है यहाँ पे विद रिगार्ड टू हैंडलिंग ऑफ कोरोना पैंडेमिक, वो नीचे गिर रही है। समझने की कोशिश करते हैं। अभी के लिए यूएसए में जो पैंडेमिक चल रहा है ना, इट इज पैंडेमिक ऑफ द अनवैक्सीनेटेड। ज्यादातर जो यूएसए में आईसीयूज में एडमिशन हो रहे हैं, जो बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ज्यादातर केसेस कोरोना वायरस की उस पॉपुलेशन में, उस आबादी में निकल के आ रहे हैं जिन्होंने अब तक वैक्सीनेशन नहीं ली है। तो जो बाइडेन फेडरल गवर्नमेंट की ताकत का इस्तेमाल करके बहुत सारे वैक्सीन मैंडेट्स को इशू कर रहा है। वैक्सीन मैंडेट्स मतलब कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग लोगों के ऊपर प्रेशराइज करना, फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से, कि तुम वैक्सीनेशन लो। ठीक है, तो वो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन जो सरकार से पैसा लेते हैं, उनके एम्प्लॉयज को वैक्सीनेशन लेना ही पड़ेगा। फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज, फेडरल गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर्स, उनके ऊपर ये एक कंडीशन लगा दी गई कि अगर तुमको फेडरल गवर्नमेंट से कोई भी मदद चाहिए, पैसा चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो तुमको वैक्सीनेशन लेना ही पड़ेगा। फिर रिसेंटली व्हाइट हाउस ने
एक रिक्वायरमेंट इशू की, व्हाइट हाउस मतलब प्रेसिडेंट ने रिक्वायरमेंट इशू की, जो कि व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट रहते हैं, कि वो कंपनी जिसमें 100 से ज्यादा लोग काम करते हैं, या तो वो अपनी वर्कफोर्स को वैक्सीनेट करें, वैक्सीन लगवाएं, और जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं वो हर हफ्ते कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट दें। अभी हर हफ्ते कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट करवाना, उसका पैसा देना किसी को भी पसंद नहीं आएगा। तो कुल मिला के अमेरिका इनकॉर्पोरेट, अमेरिका की जो कंपनीज हैं, उनके एम्प्लॉयज को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से वैक्सीनेशन के लिए फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं जो बाइडेन साहब। अब फोर्स तो नहीं कर सकते, बट इनडायरेक्टली आप फोर्स कह सकते हो, और जरूरी भी है भाई, क्योंकि पैंडेमिक ऑफ द अनवैक्सीनेटेड है, अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन के अंदर में पैंडेमिक बहुत तेजी से फैल रहा है। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं ना, ये निगेटिव जा रही हैं जो बाइडेन के अगेंस्ट। अगर आप यूएस के वैक्सीनेशन डाटा की बात करो तो ऑलरेडी 175 मिलियन इंडिविजुअल्स को वैक्सीनेट किया जा चुका है, 17.5 करोड़ को वैक्सीनेट किया जा सकता है। जो भी यूएस की एलिजिबल पॉपुलेशन है, एडल्ट पॉपुलेशन, उसमें से 75% वैक्सीनेट हो चुके हैं। लेकिन अभी भी 80 मिलियन लोगों का वैक्सीनेशन बाकी है, 8 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन बाकी है। और इन 8 करोड़ लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन लेना नहीं चाहते, कुछ ऐसे हैं जो वैक्सीन लेना चाहते हैं, बट बहुत से लोग हैं ऐसे। देखिए, पूरी दुनिया में एक ना एक सोसाइटी का तबका ऐसा होता है जो कि वैक्सीन नहीं लेना चाहता है। अभी वो वैक्सीन नहीं लेना चाहेगा तो उसके अंदर कोरोना वायरस जल्दी फैलेगा, और जब उनके अंदर कोरोना वायरस फैलेगा तो आईसीयू के एडमिशंस और हॉस्पिटलाइजेशन, इस प्रकार की चीजें शुरू हो जाएंगी। ओके, अब अगर ये बाइडेन के वैक्सीन मैंडेट को इंप्लीमेंट कर दिया जाता है तो ये 100 मिलियन पीपल को इंपैक्ट करेगा, लगभग 10 करोड़ लोगों को ये इंपैक्ट करेगा, जो कि 2/3 ऑफ द अमेरिकन वर्कफोर्स है। और अगर इतने हाई लेवल पे वैक्सीनेशन सक्सेसफुली कंडक्ट कर दिया जाता है अमेरिका के अंदर, तो डेफिनेटली पैंडेमिक थोड़ा रुकेगा। हालांकि लिबर्टीज यहां पे वायलेट होंगी, क्योंकि वो लोग जो कि इस माइंडसेट को रखते हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे और बचेंगे, वो लोग भाई ऑब्वियस सी बात है, चाहे बोलेंगे कि हमारे ऊपर जबरदस्ती मत करो, कोई ना कोई एक ऐसा तबका पूरी दुनिया में निकल के आएगा जो बोलेगा कि हमारे ऊपर जबरदस्ती मत करो वैक्सीन की। फ्रांस में भी ये इशू उठाए, इजराइल में भी ये इशू उठाए, कुछ हद तक इंडिया में भी ये इशू उठा था। तो वही मैंने बताया कि इन वैक्सीन मैंडेट के चलते जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग है वो गिर रही है। अब ये अप्रूवल रेटिंग गिर क्यों रही है? क्योंकि जो वैक्सीन मैंडेट्स है ना बाइडेन के, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नेचर के हैं। ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन को इन्फोर्स किया जा रहा है पॉपुलेशन के ऊपर। नो डाउट कि इन वैक्सीन को इन्फोर्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेजेंट कंटेक्स्ट में जब यूएसए में एकदम से केसेस बढ़ते हैं कोरोना के, एकदम से आईसीयू में लोगों की भर्तियां होनी शुरू होती है, तो सबसे पहले क्रिटिसाइज किया जाता है सरकार को। फिर सरकार बोल रही वैक्सीन लगवा, तो लोग वैक्सीन लगवाते नहीं है। तो ये एक बड़ी वजह है। प्लस बात यह है कि जो अमेरिका इंक है, अमेरिका इनकॉर्पोरेट है, अमेरिका की इंडस्ट्रीज है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगा दिए हैं यहाँ पे जो बाइडेन साहब ने। तो चाहे छोटे बिजनेसेस हो चाहे बड़े बिजनेसेस हो, दोनों इफेक्ट हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये जो नया इमरजेंसी टेम्पररी स्टैंडर्ड आया है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर का, वो ये बोलता है कि जो बड़े बड़े एम्प्लॉयर्स हैं वो अपने वर्कर्स को पेड छुट्टियां देंगे वैक्सीनेशन के लिए। तो आप वैक्सीनेट हो सकते हो, लेकिन आपको पेड छुट्टी लेनी पड़ेगी। और अगर एम्प्लॉयर ऐसा नहीं करता है तो एम्प्लॉयर को इन्फोर्समेंट एक्शन झेलना पड़ सकता है, और प्रति वॉयलेशन $14,000 का फाइन भी लगाया जा सकता है एम्प्लॉयर के ऊपर। एक तो ये प्रॉब्लम है। फिर भाई, जो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, उनसे बोला गया कि 75 दिन के अंदर वैक्सीन लगाओ, नहीं तो तुमको नौकरी से निकाला जा सकता है। तो इस बात पे फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज नाराज हैं कि यार जबरदस्ती वैक्सीन लगवाने की बात कर रहे हैं ये लोग। फिर ऐसा भी बोला जा रहा है कि भाई डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट यहाँ पे इन्वोक किया जा सकता है। मतलब डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट को क्यों इन्वोक किया जा रहा है? कि जो कंपनियां हैं वो ज्यादा तेजी से कोविड-19 के टेस्ट को मैन्युफैक्चर करें और बहुत तेजी से टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएं। तो यहाँ पे चीजें फिर कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेंगी, क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं वो कोविड टेस्टिंग किट्स और कोविड टेस्ट उस हिसाब से करवाना पसंद करती हैं जिस हिसाब से पेमेंट मिले, जितने लोग टेस्ट करवाने को तैयार हो। और सरकार चाहती है कि फ्री में टेस्ट हो, फ्री में ये लोग कोविड किट्स बनाना नहीं चाहते। तो अभी ज्यादा से ज्यादा कोविड किट्स बने, इसके लिए डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट को इन्वोक करने की बात की जा रही है ये अमेरिका की सरकार के द्वारा। तो ये भी अमेरिका इंक को पसंद नहीं आ रहा है। प्लस जो बड़े बड़े एंटरटेनमेंट एन्यूज हैं, जैसे मॉल वगैरह हो गए, वहां पे एंट्री के लिए आपके पास वैक्सीनेशन का प्रूफ होना चाहिए, नेगेटिव टेस्ट का प्रूफ होना चाहिए। फिर जो पैसेंजर्स वास को वायलेट कर रहे हैं एयरक्राफ्ट के अंदर, उनके ऊपर फाइन लगाया जाएगा, डबल किया जाएगा। तो ये सब चीजें थोड़ी सी आप कह सकते हो कि ज्यादा एक्सक्रूशिएटिंग लग रही हैं लोगों को, इसलिए लोग यहाँ पे नाराज हो रहे हैं। अब डेफिनेटली इस प्रकार का जो बिहेवियर है वो कोरोना से तो आपको बचा लेगा, लेकिन कंपनियों की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को थोड़ा बिगाड़ देगा। जो कॉर्पोरेशंस हैं, इस प्रकार के स्टेप्स के चलते उनके प्रॉफिट्स इरोड हो सकते हैं, और जब इनके प्रॉफिट्स इरोड होंगे तो किसी भी कॉर्पोरेशन को बात पसंद नहीं आएगी, क्योंकि हर कोई इंसान पैसे के कंटेक्स्ट में सोचता है, प्रॉफिट के कंटेक्स्ट में सोचता है। तो बाइडेन डेफिनेटली कोरोना को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स ले रहे हैं,
लेकिन जो एंटी वैक्सीन कैंपेनर्स है वो उतना ही बाइडेन के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। और वॉल स्ट्रीट भी यहाँ पे नाराज है, क्योंकि ओवरऑल धंधे पानी पे इफेक्ट पड़ रहा है इस प्रकार के नियम कानूनों के चलते, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट बात करते हैं अफगानिस्तान, द शेप ऑफ थिंग्स टू कम। द तालिबान regime has defined itself narrowly and India's game plan will have to evolve as the situation unfolds। देखिए, आपको पता है तालिबान रिजाइन पावर में आ चुका है और इसका मेंटर कौन है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने डेफिनेटली तालिबान को मदद की है अपने पंजे जमाने के लिए। अफगानिस्तान हमेशा से एक डाइवर्स इंडिपेंडेंस लविंग कंट्री रहा है, जिसने भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस करके अफगानिस्तान में अपना पंजा जमाने की कोशिश की, वो वहां से भागा है। यहाँ पे तालिबान को नर्चर किया है और ओवरऑल शेप किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान आर्मी की लॉजिस्टिक्स, पाकिस्तान आर्मी की एयर अटैक्स, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स के चलते ही पंजशीर में जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट था उसको तालिबान हरा पाया, नहीं तो तालिबान के लिए हराना मुश्किल था। पाकिस्तान की आर्मी की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पहुंचे आपके काबुल में और वहां पे जाके सबके सामने तालिबान की सरकार उन्होंने बनवाई है। और ऐसा बोला जा रहा है कि जो लेफ्टिनेंट जनरल हमीद है वो अपने 3 में से 2 ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर पाए। पहली बात तो जो तालिबान की सरकार बनाई गई है उस तालिबान की सरकार में प्रो पाकिस्तानी ग्रुप्स डोमिनेंट है, जैसे हकानी नेटवर्क। ये जो ड्रेडेड हकानी नेटवर्क है ये बहुत क्लोज है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की। तो डेफिनेटली आईएसआई का प्रो हकानी नेटवर्क तालिबान में अभी राज में है। और जो मुल्ला अब्दुल घनी बरादर हैं, जो कि कहीं ना कहीं इंक्लूसिव गवर्नमेंट को फेवर कर रहे थे, जो कि उतने प्रो पाकिस्तान नहीं थे, इनको साइडलाइन कर दिया गया है। हालांकि इस बात के भी रूमर्स आ रहे हैं कि मुल्ला अब्दुल घनी बरादर मर चुके हैं, उनको जो चोट लगी थी उसके चलते वो मरे हैं। लेकिन इस बात पर कोई क्लैरिटी नहीं निकल पा रही कि सच में मुल्ला अब्दुल घनी बरादर की मौत हुई है या नहीं हुई है। देखिए, ये एक प्रकार की फेक न्यूज है, ओरिजिनल न्यूज है पता नहीं, क्योंकि रिसेंटली एक ऑडियो रिलीज किया गया है जहां पर उन्होंने बोला है कि हाँ भाई वो जिंदा है। अब पुरानी है या नहीं है इस चीज को यहाँ पे वेरीफाई नहीं किया जा पा रहा है। ओके, अब बात यहाँ पे ये है कि हकानी नेटवर्क की सरकार तो बन गई है, ऑल मेल और पाश्तून डोमिनेटेड तालिबान गवर्नमेंट है। इसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलना मुश्किल है, ना ही कोई वुमेन है, ना ही हजारा कम्युनिटी का माइनॉरिटी का कोई मेंबर है इसमें। और सबसे खास बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस की जो 1267 सैंक्शंस कमेटी है ना, उसके बहुत सारे टेररिस्ट इस कैबिनेट में है। एक डिटेंशन सेंटर है यूएस का गुआंटानामो बे में। गुआंटानामो बे में 4 ऐसे कैदी जो कि एक समय पे वहां पे बंद थे, वो अभी तालिबान के कैबिनेट में है। जो नए इंटीरियर मिनिस्टर हैं खलीफा सिराजुद्दीन हकानी, हकानी नेटवर्क के हेड हैं, इनके ऊपर $10 मिलियन का इनाम रख रखा है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने। और इसी सिराजुद्दीन हकानी के जो अंकल हैं जिनका नाम है खलील उर रहमान हकानी, ये है रिफ्यूजी एंड रिपेट्रिएशन मिनिस्टर, इसके सर के ऊपर $5 मिलियन का इनाम है। और हकानी नेटवर्क रिस्पॉन्सिबल था जो इंडियन एम्बेसी थी काबुल में, उसके ऊपर जुलाई 2000 अटैक में जो बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें हमारे डिफेंस अटैचे और पॉलिटिकल काउंसिलर मर गए थे, इसके लिए भी हकानी नेटवर्क इन्वॉल्व था। तो सीधे सीधे ये बात क्लियर हो रही है कि हकानी नेटवर्क इज इन्वॉल्व इन टेररिस्ट अटैक्स। और यहाँ पे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने इनके मिनिस्टर्स के ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इल्जाम रख रखा है, लेकिन अब भी ये यहाँ पे राज में आके बैठे हैं। प्लस पार्टीशन रेवलरीज बहुत ज्यादा है। पहले जब तालिबान जीता था तो इसके ईस्टर्न और वेस्टर्न मिलिट्री कमांड के जो हेड थे कयूम जाकिर और सदर इब्राहिम, इनको डिफेंस और इंटीरियर मिनिस्ट्री दी गई थी, बट इनको फिर डिफेंस और इंटीरियर मिनिस्ट्री से हटा दिया गया। इंटीरियर मिनिस्ट्री में सिराजुद्दीन हकानी बैठे हैं और डिफेंस मिनिस्टर किसको बनाया गया है? मौलवी याकूब को। मौलवी याकूब का बनाना तय था, रीजन बिंग डिफेंस सर्कल्स में मौलवी याकूब की काफी चलती है। और मौलवी याकूब इज सन ऑफ तालिबान फॉर्मर अमीर उल मोमिन मुल्ला उमर। मुल्ला उमर वो पर्टिकुलर पर्सन थे जिसने तालिबान बनाया था। मुल्ला उमर को तालिबान बनाने में अब्दुल घनी बरादर ने मदद की थी। अब्दुल घनी बरादर के लिए ऐसा बोला जा रहा है कि उनको यहाँ पे साइड लाइन कर दिया गया। वो ज्यादा ताकतवर है नहीं, अभी के लिए जिंदा है भी कि नहीं क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि जब मुल्ला उमर की मृत्यु हुई थी ना 2 साल तक पता ही नहीं चला था दुनिया को कि मुल्ला उमर की मृत्यु हो गई है। तो यही बात यहाँ पे मुल्ला अब्दुल घनी बरादर के कंटेक्स्ट में भी बोला जा रहा है कि जिंदा है या खत्म हो गए, इस बात को भी कंफर्म नहीं किया जा सकता। हेड ऑफ द गवर्नमेंट है मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंड, फॉरेन मिनिस्टर है आमिर खान मुताकी। तो कुल मिला के यहाँ पे सिचुएशन काफी खराब है। अच्छा, जो सुप्रीम लीडर हैं आपके अफगानिस्तान के तालिबान के, इनको बोला गया मुल्ला हबीबुल्लाह अखुंडजादा, ये नए अमीर उल मोमिनीन हैं। इन्होंने बोला है कि भाई हम इंटरनेशनल लॉज को मानेंगे, लेकिन हम उन इंटरनेशनल लॉज को नहीं मानेंगे जो कि इस्लामिक लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट में और अफगानिस्तान की नेशनल वैल्यूज के साथ कॉन्फ्लिक्ट में। नेशनल वैल्यू के साथ तो कॉन्फ्लिक्ट में कोई चीज नहीं आती है, डिपेंड इस बात करता है कि आपका नेशनल वैल्यू है क्या। अभी मिडवल टाइम का नेशनल वैल्यू रखोगे तो कैसे काम बनेगा। ओके, प्लस इस्लामिक लॉ,
अभी धर्म के हिसाब से अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस करोगे, वो भी बिल्कुल कट्टर शरिया लॉ के हिसाब से। शरिया लॉ के भी अपने अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। कुछ लोगों के हिसाब से बहुत स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन हो सकता है, कुछ लोगों के हिसाब से बहुत रिलैक्स्ड इंटरप्रिटेशन हो सकता है। तो अगर आप स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन लेके चलते हो तो कभी ना कभी तो वो इंटरनेशनल लॉ से वायलेट हो ही जाएगा। तो आप टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से इंटरनेशनल लॉ को मानोगे तो ऑब्वियस सी बात है इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। प्लस एक बात भी यहाँ पे बताई जा रही है, डेफिनेटली अफगानिस्तान में तालिबान ने बोला है हम अपनी जमीन को किसी भी टेररिस्ट नेटवर्क के द्वारा इस्तेमाल नहीं होने देंगे, जबकि पता है कि भाई तालिबान के लिंक्स हैं अलकायदा के साथ। आगे आने वाले समय में हो सकता है इस्लामिक स्टेट खुरासन भी तालिबान के साथ मिलकर काम करे, हकानी नेटवर्क के साथ तो मिलकर इसने पहले भी काम किया है। प्लस ये जो तहरीके तालिबान नाम का जो ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर, ये शायद अब अपने लिए सेफ हेवन ढूंढेगा अफगानिस्तान के अंदर, और बाद में ये पाकिस्तान के अगेंस्ट भी अटैक कर सकता है। तो पाकिस्तान भी लॉन्ग टर्म में यहाँ पे लूजर निकल के आ सकता है। ओके, और सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि तालिबान के जो इंटरनल डिसेंशंस हैं ये आएंगे कि नहीं आएंगे ये भी पता नहीं। आगे आने वाले सोच सकता है कि तालिबान के अंदर भी बहुत सारे इंटरनल डिसेंशंस आ जाएं। और अभी भी तालिबान के प्रति जो रूल है, तालिबान का जो रूल है उसके प्रति अफगानिस्तान के लोगों के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। क्योंकि जो पंजशीर रेजिस्टेंस के हेड थे अहमद मसूद, इन्होंने जब अपील किया अफगान से कि ओवरऑल आप अफगानिस्तान के कॉज को सपोर्ट करो, इस तालिबान के रिजीम के अंदर रेजिस्टेंस करो, तो अफगानिस्तान की बहुत सी सिटीज में बहुत से डिमॉन्स्ट्रेशन देखे गए। हालांकि इन डिमॉन्स्ट्रेशंस को बहुत बुरी तरीके से रिप्रेस किया गया और ज्यादातर डिमॉन्स्ट्रेशंस में वुमेन सामने आई थी। तो तालिबान की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो अभी भी कम है। अफगानिस्तान में रिजर्व फ्रोजन है, बैंकिंग सर्विसेज और लिक्विडिटी कम है, फूड के दाम बढ़ रहे हैं, मेडिसिन के दाम बढ़ रहे हैं, करेंसी डिप्रिशिएट कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सर्विसेज कोलैप्स कर रही हैं। ये सब चीजें प्रॉब्लम है। पहले जब अफगानिस्तान की सरकार थी उस समय पे भी जो $5.5 बिलियन का जो बजट था उसमें से 80% तो एक्सटर्नल एड से आया था। तो अभी भी पैसा अफगानिस्तान के पास बिल्कुल नहीं है। तालिबान राज में जरूर आ गया है, लोगों को खाने का खिलाने का पैसा उनके पास नहीं है। अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है आपका अफगानिस्तान के अंदर। अब इसमें इंडिया का गेम प्लान क्या होना चाहिए? देखिए, इंडिया का गेम प्लान होना चाहिए स्ट्रेटेजिक रीस्ट्रेंट का, मास्टरली इनएक्टिविटी का। हमें यहाँ पे एक वेटिंग गेम खेलना चाहिए और एक्चुअली में यही वेटिंग गेम भारत की सरकार खेल रही है। आगे आने वाले समय में तालिबान में इंटरनल डिसेंशंस होंगे कि नहीं, तालिबान में एक सिविल वॉर होगा कि नहीं होगा। क्योंकि समझिए, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि इंडिया को मिलिटरीली इंटरवीन करना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, कल की डेट में अगर इंडिया मिलिटरीली इंटरवीन कर भी देता है और तालिबान को मान लो थोड़ा बहुत पुशबैक कर भी देता है और एक एडमिनिस्ट्रेशन चलाने लगता है अफगानिस्तान के अंदर, तो उस समय की अफगानिस्तान की जनता हो सकता है इंडिया को ही गरियाने लगे कि ये हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं। यूएस के साथ ऐसा हुआ था। यूएस ने तालिबान को जब पीछे ढकेला, एक समय पर अफगानिस्तान यूएसए को बोलने लगा कि तुम हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहे हो। हालांकि यूएस कोई दूध का धुला नहीं है। तो हम अगर जाके पंजशीर वैली में पंजशीर की रेजिस्टेंस फोर्सेस की मदद कर भी दें, तालिबान को पुशबैक कर भी दें, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आगे आने वाले समय में अफगानिस्तान की जनता ही हमको गरियाने लगे कि इंडिया इंटरफेयर कर रहा है। मतलब हमारे सोल्जर्स जाके अपना खून बहाएंगे, उनके लिए लड़ेंगे और हो सकता है कल वो हमसे ही बोलने लगे कि भाई तुम हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहे हो। बोलने लगेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि उस समय पे कोई ये याद नहीं रखेगा कि ये इंडिया ही था जिसने तालिबान से तुम्हें आजाद दिलाई थी। उस समय पे बस ये बोलेंगे कि हमारे देश से बाहर निकल जाओ। तो हम लोग बेवकूफ तो है ना कि वहां पे जाके इतना खून बहाएंगे और पैसा बहाएंगे और उसके बाद तुम हमको टाटा बाय बाय बोल दोगे कि चलो निकलो यहां से। हर कंट्री अपना एक इंटरेस्ट देखती है, उस इंटरेस्ट को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप दान धर्म में सब कुछ नहीं बांट सकते कि हमारे दोस्त, हमारे जो सोल्जर्स हैं वहां जाके दान धर्म में मर रहे हैं, ठीक है ना, और हमने बहुत सारा पैसा खत्म किया और कल को अफगानिस्तान के लोग हमें गालियां देने लगे कि हमारे देश से बाहर निकलो। क्योंकि अफगानिस्तान में रिकरेंटली ऐसा होता आया है आज तक। ओके, तो ये भी एक चीज है। कहीं ना कहीं अफगानिस्तान ये जो आज गर्त में चल रहा है ना, वो अपनी दकियानूसी ख्यालात के चलते गर्त में चल रहे हैं। वही ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, वही कंजर्वेटिव थिंकिंग, कोई मॉडर्निटी आई ही नहीं है। तो इसलिए भाई हालात तो वहां पे खराब होंगे ही। अब इंडिया को यहाँ पे करना क्या चाहिए? इंडिया को यहाँ पे साफ रहना, शांत रहना चाहिए। ओके, इंडिया को ये इंश्योर करना है कि अफगानिस्तान में सेफ सिक्योर तरीके से इंटरवीन करो, अफगानिस्तान के ऊपर प्रेशर डालो कि वो टेरर नेटवर्क्स को प्रोलिफरेट ना करे, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालो। पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की और हकानी नेटवर्क को मदद कर रहा है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता है। तो पाकिस्तान को एफएटीएफ में ब्लैकलिस्ट होना चाहिए, ये इंडिया की कोशिश होनी चाहिए। फिर ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन था 2593 का, ओके, जिसमें अफगानिस्तान के रिस्पेक्ट से बात की गई थी, और जब ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था तो इंडिया प्रेसिडेंट था। तो इस 2593 रेजोल्यूशन के बेसिस पे ह्यूमन राइट्स को अफगानिस्तान के अंदर लेके आए, एक इंक्लूसिव निगोशिएटेड सेटलमेंट हो, इस प्रकार की चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है,
स्टूडेंट और मेडिकल वीजा भारत सरकार देता है और भारत सरकार ये भी दे भी रहा है। ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंटल असिस्टेंस अगर हम अफगानिस्तान को दे रहे हैं तो हमें इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि ये पैसा तालिबान के हाथ में ना पड़े, क्योंकि पैसा तालिबान के हाथ में चला गया तो सबसे पहले वो अपने हथियार खरीदेंगे, अपनी मिलिट्री को देखेंगे, बाद में वो कुछ लोगों के लिए करेंगे। ठीक है भाई, ये सब बातें हमने यहाँ पे देखी। नेक्स्ट आर्टिकल है पावरिंग अहेड इन द फ्यूचर वी कैन इंश्योर दैट मैन्युफैक्चरर्स ओवरकम देयर रिलक्टेंस टू एंटर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात की गई और मैं बताऊंगा, जबरदस्त आर्टिकल है। देखिए, हमारे टू व्हीलर इलेक्ट्रिफिकेशन है, जो हमारा टू व्हीलर इलेक्ट्रिक मार्केट है, वो काफी प्रोएक्टिव स्पीड से आगे बढ़ रहा है। काफी अच्छी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले तो ये जो फेम स्कीम है, फेम 2 स्कीम, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर्स को काफी सारे इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। 15,000 रुपए पर किलोवाट आवर के हिसाब से इंसेंटिव दिया जा रहा है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को। प्लस गुजरात और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स ने स्टेट लेवल इलेक्ट्रिक व्हीकल इंसेंटिव्स यहां पे अनाउंस किए अपनी स्टेट पॉलिसी के तहत, ताकि अगर कोई कंपनी टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना चाहती तो वो आके वहां पे बना सके। बहुत सारे स्टार्टअप्स भी लॉन्च हो रहे हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मॉडल्स को एक प्रोएक्टिव लेवल पे इनोवेशन करके उनको इंडिया में ज्यादा बेचा जाके इसके लिए। अब ये जो इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर सेल्स है इंडिया में, ये बढ़ रही है। ऐसा बोला जा रहा है कि जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, 2020 में जितनी सेल्स हुई थी 2021 में उसकी दुगनी सेल होगी, लेकिन उसके बाद भी जो 2021 की सेल होगी ना, वो टोटल इंडिया में जो टू व्हीलर सेल्स हो रही हैं उसके 1% से भी कम है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि कुछ कंपनी जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प, होंडा, टीवीएस, सुजुकी, बजाज, रॉयल एनफील्ड, यामाहा, ये इंडिया के 99% टू व्हीलर्स बेचते हैं और ये सारी कंपनी मिलके केवल 2 इलेक्ट्रिक मॉडल बेच रही हैं। तो वो कंपनी जिन्होंने पूरा का पूरा इंडिया का इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट कब्जा रखा है, वो कंपनी केवल 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मॉडल बेच रही हैं, तो कैसे फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ेगा? और ये मॉडल्स भी कुछ स्पेसिफिक सिटीज में बेचे जा रहे हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल स्पेसिफिक सिटी में ही बेचा जाएगा, ऐसी सिटी में बेचा जाएगा जहां पे इलेक्ट्रिकल रिचार्ज के इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। अभी गांव में कोई खरीदेगा ही नहीं, गांव में इलेक्ट्रिसिटी का पता ही नहीं, तो पता चला तुम्हारा इलेक्ट्रिक व्हीकल पड़ा हुआ है, उसमें भाई रिचार्ज ही नहीं हो रहा है, तो लोग खरीदेंगे ही नहीं। तो भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट्स दुनिया भर में प्रोलिफरेट कर रहे हैं, इंडिया में भी इनको प्रोलिफरेट करना है। इंडिया में इनको प्रोलिफरेट करने के लिए 2 तरीके हमको ऐसे अडॉप्ट करने पड़ेंगे जो कि दुनिया भर की कंट्रीज ने अडॉप्ट किए हैं। पहला तरीका क्या है कि भाई एक जीरो एमिशन व्हीकल क्रेडिट प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए। जीरो एमिशन व्हीकल क्रेडिट प्रोग्राम क्या है? तो भाई देखिए, जितने भी व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे बोला जाएगा कि अपनी सेल्स का कम से कम 1% फ्रैक्शन आप क्या करिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाइए। अब देखिए, जीरो एमिशन व्हीकल्स, फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हो तो डेफिनेटली आपके एमिशंस बिल्कुल कम है, तो आपके पास एमिशन क्रेडिट्स ज्यादा होंगे। तो ज्यादा जो आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचेगा उसके पास कुछ एक्सेस क्रेडिट आ, जैसे कार्बन क्रेडिट की ट्रेडिंग होती है ना, कि कोई कंपनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट कर रही है तो वो कार्बन क्रेडिट दूसरी कंपनी से खरीद सकती है ओवरऑल अपने इन्वायरमेंटल टारगेट्स को पूरा करने के लिए। उसी प्रकार से यहाँ पे कोई एक कंपनी है, अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा बेचती है तो उसके पास इलेक्ट्रिकल क्रेडिट ज्यादा आ जाएंगे, जिसको आप बोलते हो जीरो एमिशन व्हीकल क्रेडिट, और वो अपने जीरो एमिशन व्हीकल क्रेडिट किसी दूसरे कंपनी को बेच सकती है जो कोई कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं बेच रही है, सिर्फ आपके पेट्रोल डीजल वाले व्हीकल बेच रही है। तो यहाँ पे जीरो एमिशन व्हीकल क्रेडिट जैसे एक प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं, जो ज्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बेचेंगे उनके पास ज्यादा क्रेडिट पॉइंट्स होंगे, वो अपने क्रेडिट पॉइंट्स को दूसरे एक ऐसे मैन्युफैक्चरर को बेच सकते हैं जो कि कम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बेच रहा है और ज्यादा पेट्रोल डीजल वाले व्हीकल बेच रहा है। और हर पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर कम से कम एक मिनिमम जीरो एमिशन व्हीकल क्रेडिट इंपोज करने चाहिए, ताकि अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं बेच रहे हैं तो कम से कम दूसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचने वाली कंपनी से क्रेडिट ले लें। तो इससे प्रॉपर्ली मॉनेटरी बैलेंस बना रहेगा। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनियां बनाएंगी ना, उनको भी पैसों के फॉर्म में, क्रेडिट के फॉर्म में मदद मिलती रहेगी। इस प्रकार के प्रोग्राम्स कैलिफोर्निया और बहुत सारे यूएस स्टेट्स में चल रहे हैं। चाइना भी इस प्रकार की अप्रोच को इंप्लीमेंट कर चुका है। दूसरी अप्रोच यह है कि एक फ्यूल एफिशिएंसी टू CO2 एमिशन स्टैंडर्ड यहां पे सेट किया जाना चाहिए। इस प्रकार के स्टैंडर्ड्स यूरोपियन यूनियन की पैसेंजर कार सेगमेंट्स में ऑलरेडी इंप्लीमेंट किए जा चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो टू व्हीलर के CO2 स्टैंडर्ड्स हैं, इनको फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक 25 ग्राम CO2 प्रति किलोमीटर पे लेके जाना चाहिए। अभी के लिए 2020-21 में जो हम लोग आप कह सकते हो कि पेट्रोल डीजल के टू व्हीलर चला रहे हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं वो है 38 ग्राम CO2 पर किलोमीटर।
मतलब 1 किलोमीटर में एक गाड़ी लगभग ऑन एन एवरेज एक टू व्हीलर 38 ग्राम CO2 एमिट कर देती है। ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड 2025-26 तक 25 ग्राम CO2 प्रति किलोमीटर पहुंचना चाहिए। अब 25 ग्राम CO2 प्रति किलोमीटर कब पहुंचेगा? जब उस ओवरऑल कंपनी की बाउंटी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे। क्योंकि देखिए पेट्रोल और डीजल वाले व्हीकल्स तो इतना ही उड़े लेंगे, 38 ग्राम CO2 प्रति किलोमीटर। बहुत ज्यादा एफिशिएंट कर दोगे तो 35 ग्राम CO2 हो जाएगा। वो कभी भी 25 ग्राम CO2 प्रति किलोमीटर पे नहीं पहुंचेंगे। तो एवरेज अगर आप निकालो, अगर बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं टू व्हीलर सेक्टर में, तो इन इलेक्ट्रिक व्हीकल का और पेट्रोल डीजल व्हीकल का जो एवरेज होगा, उस एवरेज को हम 25 ग्राम CO2 प्रति किलोमीटर पहुंचा सकते हैं 2025-26 तक, और उसको हम 2030 तक 20 ग्राम CO2 प्रति किलोमीटर भी पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार की कंडीशंस फ्यूल रिक्वायरमेंट के टर्म्स में हमें अलग अलग कंपनीज पे लगानी पड़ेंगी, तभी ये कंपनी इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर बनाना शुरू होंगी, नहीं तो बनाएंगी नहीं। अगर उनके ऊपर आप कोई कॉम्प्लियंस रिक्वायरमेंट लेके ही नहीं आओगे तो वो बनाएंगी नहीं। उनको तो अभी ये पेट्रोल डीजल का उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सेट है, वो वही बना के व्हीकल्स बनाई चली जा रही है, पैसा कमा रही है। तो अगर भारत सरकार की तरफ से 2025-26 तक 25 ग्राम CO2 प्रति किलोमीटर की रिक्वायरमेंट रखी जाए कंपनियों के ऊपर, तो उन कंपनियों को फिर मजबूरन इलेक्ट्रिक व्हीकल बनानी पड़ेंगी। तो 2025 तक हमारे देश का 19% मार्केट टू व्हीलर्स का इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स हो सकती हैं और 13% मार्केट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हो सकता है। मतलब 2025 तक जितने भी, अगर मान लो 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिच रहे हैं, तो 32 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू व्हीलर मार्केट में आपके इलेक्ट्रिकल होंगे। मतलब कि अगर इस प्रकार की 25 ग्राम CO2 प्रति किलोमीटर की लिमिट इंपोज कर दी जाती है अलग अलग कंपनीज के ऊपर, तो जो टोटल 100 व्हीकल्स बिक रहे हैं उसमें से 19 व्हीकल्स इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल होंगे, 13 व्हीकल इलेक्ट्रिक स्कूटर होंगे, टोटल 32 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे इन आउट ऑफ 100। तो ये आप कह सकते हो कि काफी अच्छा एक पैरामीटर है। वहीं पे अगर टू व्हीलर फ्यूल कंजम्पशन स्टैंडर्ड में 2030 तक फ्यूल कंजम्पशन का जो लिमिट है उसको सेट कर दिया जाए 20 ग्राम CO2 प्रति किलोमीटर, तो हो सकता है कि 2030 तक हमारे मार्केट में 60% टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल पे चले। तो हमें करना यहां पे क्या चाहिए? हमें करना यहां पे ये चाहिए कि भाई अभी का ये जो 38 ग्राम CO2 प्रति किलोमीटर 2020-21 में चल रहा है, इसको 25 ग्राम CO2 पर किलोमीटर लेके आओ 25-26 तक, और 20 ग्राम CO2 पर किलोमीटर लेके जाओ 2030 तक। तो ऑटोमेटिकली ये जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं टू व्हीलर वाले, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने लगेंगे। क्योंकि अगर आप यहां पे रिक्वायरमेंट्स को रिलैक्स रखोगे, रिक्वायरमेंट्स को स्ट्रिंजेंट नहीं करोगे, तो मान लो 2025-26 तक भी आपकी रिक्वायरमेंट 30 ग्राम CO2 प्रति किलोमीटर रहती है, तो ये जो होंडा और ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है बजाज जैसी, इनके पास कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं रहेगा। ये पेट्रोल डीजल व्हीकल ही बनाते रहेंगे, ये कभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, रिसर्च डेवलपमेंट करेंगे नहीं, इनोवेशन करेंगे नहीं, और जब तक ये उस डायरेक्शन में एफर्ट नहीं मारेंगे तब तक इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर का मार्केट डेवलप इंडिया में नहीं होगा। तो मतलब यहां पे आप कह सकते हो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाने पड़ेंगे, किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। ओके, तो यही तरीके बताए गए। मैन्युफैक्चरर्स का जो रिलक्टेंस है इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में घुसने का, इसको रोकने की जरूरत है। ठीक है भाई, ये सब बातें आप बताइए। अच्छा, एक और चीज है, खरीदने वालों को भी यहां पे आप कह सकते हो कि फायदा हो जाएगा। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर खरीदते हो, अभी के लिए भी इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर व्हीकल जो भी इंडियन मार्केट में बिक रहे हैं वो बहुत ज्यादा महंगे नहीं है, और उनको खरीदने का काफी इंसेंटिव है। इंसेंटिव इसलिए है क्योंकि 100 रुपए प्रति लीटर चल रहा है तेल का दाम। तो जब आप एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदोगे, आपके दिमाग में ये चीज भी तो होगी कि हमको 100 रुपए प्रति लीटर का पेट्रोल नहीं खरीदना पड़ेगा। तो डेफिनेटली अगर और इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट लाया जाता है इस इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर में, तो आगे आने वाले समय में इनका जो मार्केट है वो काफी इवॉल्व हो सकता है। प्लस हमें कंपनीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कंपनीज का भी प्रॉफिट, देखिए थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी तो इरोड होगी, बट पूरी प्रॉफिटेबिलिटी इरोड ना हो, इस बात को भी सरकार को एंश्योर करना पड़ेगा। और आज की डेट में कोई इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर खरीदा जाता है तो लॉन्ग टर्म में ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के ऊपर वो बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा। डेफिनेटली ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम होंगे। हो सकता है आज अगर आप इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर खरीदो तो नॉर्मल वो आप कह सकते हो पेट्रोल डीजल से 10-20 या 30 हजार रुपए आपको महंगा लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको तेल नहीं भराना है। तो अगर सोलर और विंड पावर सस्ती दाम पे आपके घर तक पहुंच रही है तो उससे आराम से अपने टू व्हीलर को आप रिचार्ज कर सकते हो और चला सकते हो। ओके, तो इसके लिए जरूरत क्या है कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे टू व्हीकल के फ्यूल स्टैंडर्ड्स को इंप्लीमेंट करे,
2025 तक 25 ग्राम CO2 प्रति किलोमीटर और 2030 तक 20 ग्राम CO2 प्रति किलोमीटर। और ये पर्टिकुलर डाटा आप जाके एग्जाम में कोट कर सकते हो। इससे पोटेंशियल है कि 2025 में लगभग 30% मार्केट शेयर इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर्स के पास चला जाएगा और यही शेयर 2030 तक लगभग 60% होगा। तो ये यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन बताई गई है। और आज का आखिरी आर्टिकल भी डिस्कस कर लेते हैं। एक और आर्टिकल था बिहाइंड द ग्रेट इंटरनेट शटडाउन। ठीक है भाई, इंटरनेट शटडाउन के रिस्पेक्ट में 10 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था। केस था आपका अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला था कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन वाया इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट। भारतीय संविधान के अंदर अगर आपको इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन का एक्सेस चाहिए तो वो एक फंडामेंटल राइट है, वो आपसे नहीं छीना जा सकता। इसीलिए सरकार ने बोला कि अगर आप इंटरनेट के एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, इंटरनेट शटडाउन कर रहे हो, तो सबसे पहली बात तो वो इंटरनेट शटडाउन टेम्परेरी होना चाहिए, बहुत लिमिटेड होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए और नेसेसरी और प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। मतलब अगर आप इंटरनेट शटडाउन फंडामेंटल राइट छीन रहे हो तो वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। अपने मन के मुताबिक कभी भी आप इंटरनेट शटडाउन नहीं लगा सकते। तो कोई पब्लिक इमरजेंसी है, कोई बहुत एक्सेप्शनल सिचुएशन आई है, तो ही आप इंटरनेट शटडाउन लगा सकते हो। ये सब बातें यहां पे बोली गई हैं। बट क्या इन चीजों को यहां पे माना गया है? जवाब है नहीं। खुद ही यहां पे आर्टिकल में ऑथर बोल रहा है कि नहीं भाई, भारत सरकार ने इन सब चीजों को नहीं माना। अब ये सब जो कुछ भी बोल रहा है ऑथर बोल रहा है, भाई मैं नहीं बोल रहा हूं, आपको मैं पूरा पढ़ के बता देता हूं। ठीक है, तो ये प्रोमिसेस अभी के लिए अनफुलफिल्ड है। अगर आप देखिए तो इंटरनेट शटडाउन, इंडिया को पता है इंटरनेट शटडाउन की कैपिटल माना जाता है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में इंटरनेट शटडाउन की वजह से जो भी नुकसान हुआ है ग्लोबल इकोनॉमी का, उसमें से 70% वजह इंडिया की तरफ से आ रहा है, क्योंकि इंडिया में इंटरनेट शटडाउन बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। अभी रिसेंटली अगर आप जम्मू एंड कश्मीर की बात करो तो जम्मू एंड कश्मीर में तो रह के भाई इंटरनेट शटडाउन लगाए जाते हैं। और जब आपका ये कश्मीर का स्टेटस रिवोक हुआ था, 370 वाला जब रिवोकेशन हुआ था, तब तो पता नहीं साल भर तक वहां पे इंटरनेट शटडाउन रहा था। और अभी रिसेंटली भी जब ये हार्डलाइन सेपरेटिस्ट लीडर सैयद अली शाह गिलानी की मौत हुई थी, तब भी यहाँ पे इंटरनेट शटडाउन लगाया गया था। अब बात यह कि इस प्रकार के शटडाउन्स बहुत जगहों पे लगाए गए, जैसे हरियाणा में भी 5 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जब फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे थे तब भी इंटरनेट शटडाउन लगाया गया था। अब कहा जा रहा है कि ये सारे के सारे इंटरनेट शटडाउन सुप्रीम कोर्ट के अनुराधा भसीन जजमेंट को वायलेट करते हैं। क्यों वायलेट करते हैं? क्योंकि सबसे खास बात यह है, अकॉर्डिंग टू द डाटा बाय इंटरनेट शटडाउन ट्रैकर मेंटेन्ड बाय सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर, जुलाई और अगस्त 2021 में जो भी इंटरनेट शटडाउन्स लगाए गए जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, बारामूला में लगाया गया, पुलवामा में लगाया गया, शोपियान में लगाया गया, इन इंटरनेट शटडाउन्स को लगाने के लिए कोई भी गवर्नमेंटल ऑर्डर नहीं रिलीज किया गया। हो सकता है रिलीज भी किया गया हो, बट उसको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे नहीं अपलोड किया गया। देखिए, अगर आप इंटरनेट शटडाउन का कोई नियम कानून निकालते हो तो उस नियम कानून का एक प्रॉपर ऑर्डर पास हुआ होगा और उस ऑर्डर को गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अपलोड करना जरूरी है ताकि लोग भी उसका एक्सेस देख सके। लेकिन ये गवर्नमेंट वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया गया और इंटरनेट यहाँ पे शटडाउन कर दिया गया। अब इससे नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ है कि अगर आपने गवर्नमेंटल ऑर्डर वेबसाइट पे पब्लिश नहीं किया है तो आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं जिसके बेसिस पे बोलो कि हाँ भाई सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, मतलब इंटरनेट शटडाउन किया है, और फिर उस ऑर्डर के बेसिस पे आप किसी कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ। अगर आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो आपके पास वो गवर्नमेंटल डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप प्रूव कर सको कि हाँ भाई शटडाउन लगाए। तो सरकार ने शटडाउन लगा दिया, इंटरनेट बंद हो गया, बट उसका गवर्नमेंटल ऑर्डर ऑफिशियली जनता के बीच में सर्कुलेट नहीं हुआ। तो जनता की चॉइसेस यहाँ पे लिमिट हो गई। जनता अब कोर्ट में नहीं जा सकती इस चीज को इन्फोर्स करने के लिए, मतलब इस चीज को रोकने के लिए। तो इससे क्या होता है? इससे ट्रस्ट कम होता है। इंटरनेट सस्पेंशन ऑर्डर्स यहाँ पे एकदम से जब ये लगाए जाते हैं तो इससे ट्रस्ट ब्रेक होता है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में आप इसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई ऑर्डर है ही नहीं कि इंटरनेट शटडाउन लगाओ। तो एकदम से 5, 6, 7 दिन या 10 दिन के लिए इंटरनेट शटडाउन लगा, आपके पास कोई ऑर्डर है नहीं, 10 दिन बाद हटा दिया गया, लेकिन 10 दिन में लोगों का काफी नुकसान हो गया। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो दिस इज डायरेक्टली इन कॉन्ट्रावेंशन टू अनुराधा भसीन केस, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, प्लस अनुराधा भसीन वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बोली थी कि अगर आप इंटरनेट शटडाउन कर रहे हो तो उसकी प्रॉपर स्टैट्यूटरी बैकिंग होनी चाहिए। मतलब आप एक नियम कानून बनाइए और उस नियम कानून में आप प्रॉपर प्रोविजंस लिखिए कि हाँ भाई, अगर आप इंटरनेट शटडाउन कर रहे हैं तो आप इंटरनेट शटडाउन क्यों कर रहे हैं, उसका लॉजिक क्या है इंटरनेट शटडाउन को करने का। तो इस स्टैट्यूटरी वर्किंग को भी, स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन को भी सरकार ने इग्नोर किया है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद सरकार ने टेलीकॉम सस्पेंशन रूल्स 2017 को ओवरऑल अमेंड किया और बोला
कि मैक्सिमम इंटरनेट शटडाउन 15 दिन का हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट में भी कहीं पे ये नहीं लिखा था कि इंटरनेट शटडाउन करने के बाद सरकार को एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या फिर एक ऑफिशियल ऑर्डर जारी करना है। तो ओवरऑल यहाँ पे ऑफिशियल ऑर्डर जारी नहीं हुआ। अब ऑफिशियल ऑर्डर नहीं जारी हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कौन से बेसिस पे अपील डालोगे कि इंटरनेट बंद है। हालांकि इंटरनेट तो बंद है, ये बात सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ही पता है। 15 दिन के लिए मैक्सिमम बंद किया जाता है, सरकार ज्यादा लंबा बंद नहीं करती है। एकदम से कोई ह्यू एंड क्राई हो गया, कोई बहुत बवाल होने के चांस है तो 3-4 दिन के लिए बंद कर दिया, 5-6 दिन के लिए बंद कर दिया। बहुत सीरियस मैटर है तो 10 दिन के लिए बंद कर दिया। तो उस 10 दिन में भी जो इंटरनेट बंद हुआ है उसको अपील करने के लिए आपके पास कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं रहता। इस बात को यहाँ पे उठाया जा रहा है। प्लस इंडियन इकोनॉमी को क्या नुकसान है, 2020 को इंडियन इकोनॉमी को $2.8 बिलियन का नुकसान हुआ। 129 इंस्टेंसेस देखने को मिले इंटरनेट सस्पेंशन के, लगभग $2.8 बिलियन का नुकसान हुआ 2020 में। 1 करोड़ से ज्यादा इंडिविजुअल्स यहां पे सफर हुए, 10.3 मिलियन इंडिविजुअल्स यहां पे सफर हुए। इंटरनेट से इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, लाइवलीहुड सब जुड़ा हुआ है। तो जेएंडके में बहुत लंबे समय तक जो लोग हैं, बच्चे पढ़ने वाले, वो परेशान रहे। जो ऑनलाइन एप्स के थ्रू लोग आपका हेल्थ चेकअप्स कराते थे, बड़ी सारी एप्स आज के चालू हो गई हैं, वो सब चीजें बंद हो गई। तो इसके इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, सोशल, जर्नलिस्टिक बहुत प्रकार के इंपैक्ट पड़े। जब भी कोई एक र्यूमर फैल रहा होता है तो उस र्यूमर को हम किस बेसिस पे जस्टिफाई करते हैं, ऑनलाइन सर्च मार के जस्टिफाई करते हैं। तो अब जब इंटरनेट ही नहीं है तो आप ऑनलाइन सर्च ही नहीं मार सकते, तो यहां पे भी आपकी एक्सेसिबिलिटी कट गई। मतलब आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है और गलत तरीके से वॉयलेट हो रहा है, ऐसा यहां पे बताया जा रहा है। और कुछ रिसेंटली यहां पे करनाल हरियाणा में भी हुआ, जब वहां पे ओवरऑल फार्मर प्रोटेस्ट एक लिमिट से ज्यादा तेजी से चल रहे थे। प्लस ट्राई की 2019 की रिपोर्ट क्या बताती, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, कि इंडिया में ज्यादातर जो लोग हैं वो इंटरनेट मोबाइल पे यूज करते हैं। 97.02% लोग इंटरनेट यूजर्स हैं आपके किस पे, डोंगल पे या फोन पे। ब्रॉडबैंड इंटरनेट बहुत कम है। पहली बात तो ब्रॉडबैंड इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर आपका मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर जैसे शहरों में है। आपको गांव में या सबर्बन शहरों में लैंडलाइन ब्रॉडबैंड मिलेगा ही नहीं। प्लस जहां पे भी लैंडलाइन ब्रॉडबैंड होता है वो महंगा होता है, तो जल्दी लोग लैंडलाइन ब्रॉडबैंड लेते नहीं है। तो ज्यादातर लोग आपके मोबाइल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, और मोबाइल नेटवर्क शटडाउन कर दिया तो लोगों की जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट बंद हो जाती है। तो इस आर्टिकल में यही बताया गया कि अनुराधा भसीन जजमेंट को यहाँ पे आपका जो सरकार है वो वायलेट कर रही है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए। जो भी सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजंस उनको प्रॉपर तरीके से लागू करना चाहिए, सरकार को सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को मानना चाहिए। यही सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। इंडिया को इंटरनेट शटडाउन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ये सब जो नाम है इंडिया के लिए, ये इंडिया की इमेज खराब होते हैं, बतेरी बातें यहाँ पे बता रखी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को खत्म करता हूँ। आई होप आपको इस पर्टिकुलर आर्टिकल में काफी कुछ सीखने को मिला हो। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के डेफिनेटली हेल्प करें अगर कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।